दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों हमारी इंडियन नेवी अपने नए INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए नए फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने वाली है और उसके लिए F-18 फाइटर एयरक्राफ्ट और राफेल मरीन एयरक्राफ्ट के बीच कंपटीशन चल रहा है। अभी इंडियन नेवी ने अपनी रिक्वायरमेंट को 57 एयरक्राफ्ट से कम कर 27 जेट्स के लिए कर दिया है, लेकिन फिर भी इन दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट के बीच जो बैटल है वो काफ़ी तेज़ चल रहा है। गोवा की स्टेट में इन दोनों एयरक्राफ्ट के बीच डेमोन्स्ट्रेशंस चल रही हैं। इससे पहले हम MiG-29K फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसमें काफ़ी टेक्निकल इश्यूज हैं। राफेल M और F-18 दोनों एयरक्राफ्ट ही MiG-29K से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन अभी ऐसी खबर आ रही है कि राफेल में कुछ ऐसे डिज़ाइंस लिमिट को पाया गया है जिससे F-18 को अपर हैंड मिल रहा है। राफेल M में एक फोल्डिंग विंग मैकेनिज्म नहीं है जो कि इसके लिए एक बहुत बड़ा रास्ते का रोड़ा बन रहा है। यही कारण है कि इसके कारण F-18 को एक बहुत बड़ी टेक्निकल एडवांटेज मिल रही है, क्योंकि इसमें एक फोल्डिंग विंग मैकेनिज्म है जिससे कि हैंगर के डेक्स के ऊपर ये कम जगह लेता है। जो दूसरा टेक्निकल इशू ये है कि राफेल M को जब इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लिफ्ट से मूव किया जाता है तो उसके वेपन्स और टिप रेल्स को रिमूव करना पड़ता है। ऐसा इसे मेंटेनेंस बे की तरफ लेकर जाने के समय करना पड़ता है, लेकिन बोइंग के ऑफिशियल्स ने अपनी एक प्रेजेंटेशन में इंडियन नेवी को ये कंफर्म किया है कि उनके एयरक्राफ्ट जो कि F-18 है उसके डोम कोन विंग टिप रेल्स को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा राफेल M की जो प्रोडक्शन लाइन है वो भी काफ़ी लिमिटेड है, जिसके कारण ये काफ़ी महंगा हो गया है। ये हमारे राफेल F-3R एयरक्राफ्ट से ज़्यादा महंगा पड़ेगा जो कि हमारे इंडियन एयरफोर्स ने खरीदा है। यही कारण है कि फ्रांस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपने इस्तेमाल किए गए राफेल M को इंडियन नेवी को ऑफर किया है, जिससे कि वो इस डील को और ज़्यादा अच्छी और लुक्रेटिव बनाना चाहते हैं। इसके अलावा भारत अपने खुद के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को भी डेवलप कर रहा है जो कि F414 इंजन का इस्तेमाल करेगा, जो कि अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी बनाती है। यही इंजन F-18 में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इन एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज होगा, क्योंकि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर सेम टाइप्स के एयरक्राफ्ट ही इस्तेमाल किए जाएंगे और इसके लिए दो अलग अलग इंजन टाइप्स के लिए अलग से स्पेयर्स को कैरी नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा F-18 फाइटर एयरक्राफ्ट में जो उसका टेक ऑफ वेट है वो भी ज़्यादा है और उसमें जो इंजन्स है वो भी काफ़ी पावरफुल हैं। इसके साथ ही अभी तक F-18 फाइटर एयरक्राफ्ट के 1500 से ज़्यादा यूनिट्स को बनाया जा चुका है पिछले 40 सालों में, जिसके कारण ये काफ़ी अफोर्डेबल बन गया है। इन सभी कारणों के कारण ऐसा लग रहा है कि राफेल M एयरक्राफ्ट शायद F-18 के मुकाबले में काफ़ी डिसएडवांटेज पर हो। तो चलिए F-18 और राफेल M एयरक्राफ्ट को डिटेल में कंपेयर कर देखते हैं कि कौन सा एयरक्राफ्ट ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ ही इंडियन नेवी को राफेल एयरक्राफ्ट के M वेरिएंट को भी ऑफर किया गया है। ये राफेल एयरक्राफ्ट का MF3R वेरिएंट है। ये इंडियन एयरफोर्स को मिले एयरक्राफ्ट जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ अलग चेंजेस किए गए हैं जिससे कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम इसी एयरक्राफ्ट के बारे में बात करेंगे और इसके साथ ही ये भी बात करेंगे कि क्या ये एयरक्राफ्ट अमेरिकन F-18 एयरक्राफ्ट से बेहतर है या नहीं, और क्या ये एयरक्राफ्ट हमें खरीदना चाहिए या नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रांस का जो राफेल M एयरक्राफ्ट है वो F-3R स्टैंडर्ड वाला एयरक्राफ्ट है। ये एयरफोर्स के वेरिएंट जैसा ही एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसे एक कैरियर ऑपरेशंस के लिए बनाया गया है। ये 2001 में अपनी सर्विस में एंटर हुआ था। राफेल M एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए इसके एयरफ्रेम को मजबूत किया गया है। इसके जो नोज गियर लेग है उसे भी लंबा किया गया है, जिससे कि इसे ज़्यादा नोज अप एल्टीट्यूड मिल जाता है। इसकी टेल हुक को भी बड़ा किया गया है जो कि इंजन के बीच लगी हुई है। और इसके साथ ही राफेल M एयरक्राफ्ट का राफेल C एयरक्राफ्ट से वजन भी ज़्यादा है, जो कि एक एयरफोर्स वेरिएंट है। ये इकलौता ऐसा नॉन अमेरिकन एयरक्राफ्ट है जिसे कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ऑपरेट करने की मंजूरी मिली हुई है। ये अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कैटापल्ट्स के इस्तेमाल से और अरेस्टिंग गियर के इस्तेमाल से ऑपरेट कर सकता है। 2008 में 6 राफेल एयरक्राफ्ट अमेरिकन USS थियोडोर रूजवेल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ऑपरेट कर रहे थे, जिससे ऐसा पता चलता है कि राफेल एयरक्राफ्ट अमेरिका के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। और इसके साथ ही ऐसी खबर भी आई थी कि राफेल एयरक्राफ्ट का इंजन भी अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर चेंज किया गया था।
जितनी ज़्यादा हमारी मीडिया ने राफेल एयरक्राफ्ट को कवरेज दी है तो उससे आपको पता चल ही गया होगा कि राफेल एयरक्राफ्ट की कौन सी खूबियां हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम राफेल एयरक्राफ्ट की खूबियों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अभी हमारी इंडियन नेवी एक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम भी चला रही है, जिसके लिए 13,000 करोड़ की फंडिंग दी गई है, जिसमें 4 प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे और उसके बाद इस एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग की जाएगी और इसके बाद इस एयरक्राफ्ट को इंडक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन ये टाइम पर तैयार नहीं हो पाएगा, इसकी डेवलपमेंट में अभी टाइम लगेगा और तब तक हमें किसी एक और एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके, क्योंकि 2023 तक हमारा INS विक्रांत भी इंडक्ट हो जाएगा और तब तक उस एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए भी हमें एडिशनल एयरक्राफ्ट की ज़रूरत होगी। अभी जो राफेल M एयरक्राफ्ट है उसके बारे में अगर हम बात करें तो 2011 तक इस एयरक्राफ्ट की फ्लाई अवे कॉस्ट $89 मिलियन बताई जा रही थी, जो कि इसकी केवल फ्लाई अवे कॉस्ट थी। इसमें इसका वेपन पैकेज शामिल नहीं है, लेकिन अभी महंगाई बढ़ जाने के कारण इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो $120 मिलियन से लेकर $150 मिलियन तक हो जाएगी। लेकिन वहीं जो अमेरिका का F-18 लेटेस्ट ब्लॉक 3 वेरिएंट है उसकी कीमत $100 मिलियन फ्लाई अवे कॉस्ट पर है। उसके लिए भी वेपन पैकेज हमें अलग से लेना पड़ेगा। इसके साथ ही हमें स्वीडन का सी ग्रिपन एयरक्राफ्ट भी ऑफर किया गया था, लेकिन वो अभी पेपर पर है। उसके लिए कोई भी एक नेवल वेरिएंट का प्रोटोटाइप डेवलप नहीं किया गया है। तो अभी तक इस नए कंपटीशन में सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट बचते हैं और एक रशिया का MiG-29 के एयरक्राफ्ट बचता है, जिसे कि हम पहले से ऑपरेट कर रहे हैं। इसके साथ ही हमें एक और ऑप्शन भी मिल सकती है जो कि F-35 एयरक्राफ्ट की ऑप्शन हो सकती है, लेकिन वो भी इन दोनों एयरक्राफ्ट से महंगा पड़ेगा। उसकी फ्लाई अवे कॉस्ट भी $131 मिलियन ही पड़ेगी, जो कि उसकी फ्लाई अवे कॉस्ट होगी। और इसके लिए अगर हम वेपन पैकेज अलग से लेते हैं और उसकी स्पेयर्स के लिए भी अगर हम डील करते हैं तो हमें उससे ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। इसके साथ ही अगर हम राफेल एयरक्राफ्ट और F-18 एयरक्राफ्ट को कंपेयर कर देखें तो राफेल एयरक्राफ्ट F-18 एयरक्राफ्ट के मुकाबले में कुछ मामलों में बेहतर है। अगर हम इन दोनों एयरक्राफ्ट के बारे में ही बात करें तो दोनों एयरक्राफ्ट ही बहुत अच्छे एयरक्राफ्ट हैं, दोनों एयरक्राफ्ट ही मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन जो राफेल एयरक्राफ्ट है वो दूसरे एयरक्राफ्ट से कुछ मामलों में ज़्यादा बेहतर हो जाता है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट के रोल में अगर हम बात करें तो इसे ज़्यादा तौर पर एयर सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये एक ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है जो कि स्ट्राइक रोल्स भी उतनी ही कैपेबिलिटी के साथ कर सकता है जितनी ही कैपेबिलिटी के साथ ये एयर सिक्योरिटी रोल्स को कर सकता है। और वहीं अगर हम F-18 एयरक्राफ्ट की बात करें तो उससे अपग्रेड इंजन्स की ज़रूरत है, एक एनक्लोज्ड वेपन पॉड की ज़रूरत है, जो कि उन्हें एडवांस सुपर हॉर्नेट कॉन्सेप्ट से मिल सकते हैं, जिसके लिए अभी उसे अपग्रेड किया जाना है। अगर हम इन दोनों एयरक्राफ्ट की कीमत की बात करें तो सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट राफेल से सस्ता है, लेकिन जो राफेल एयरक्राफ्ट है वो हमारी इंडियन नेवी के लिए एक ज़्यादा बेहतर चॉइस होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चाहेगी कि जो भी एयरक्राफ्ट हमारी नेवी के लिए खरीदा जाए और जो एयरक्राफ्ट हमारी एयरफोर्स के लिए खरीदा जाए वो एक ही हो। क्योंकि अगर हम छोटे छोटे ऑर्डर में एयरक्राफ्ट खरीदते हैं तो वो हमें बाहर से फ्लाई अवे कंडीशन में खरीदने पड़ेंगे, जो कि इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग के मुकाबले में ज़्यादा महंगे पड़ेंगे। और अभी हमारी एयरफोर्स और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चाहती है कि जो भी नया एयरक्राफ्ट बनाया जाए वो हमारे देश में ही बनाया जाए, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट हो और जिसकी वजह से हम हमारे देश के इंडिजिनस एयरक्राफ्ट को ज़्यादा बेहतर तौर पर बना पाएंगे। अगर हम इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को मिला दें और नेवी की रिक्वायरमेंट्स को मिला दें तो हमारी जो एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। हमारी एयरफोर्स को 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है और नेवी को 57 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। तो अगर हम इतने सारे एयरक्राफ्ट किसी देश से खरीदेंगे तो हमें उनकी एक बड़ी डील करनी होगी और उनके लिए इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए होगी। तो अगर हम इतना बड़ी डील करते हैं तो हमें उसके साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी और इसके साथ ही दोनों फोर्सेस के बीच इंटरऑपरेटिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी एयरफोर्स अब नेवी के एयरक्राफ्ट को भी इस्तेमाल कर पाएगी और नेवी के एयरक्राफ्ट को इससे पहले लद्दाख में डिप्लॉय भी किया गया है। तो इससे अगर दोनों फोर्सेस के पास एक ही तरह के एयरक्राफ्ट होंगे तो दोनों फोर्सेस मिलकर काम कर पाएंगी। इसके साथ ही अभी जो राफेल एयरक्राफ्ट है उसके जो विंग्स हैं उन्हें पूरी तरह फोल्ड नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण उसे विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आसानी से यूज़ नहीं किया जा सकेगा। उसमें बहुत बड़ी मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत होगी, जिसके कारण उसमें हमें ज़्यादा कीमत लगेगी।
इसके लिए अगर राफेल एयरक्राफ्ट के एम वेरिएंट को अगर फ्रांस हमें ऑफर करना चाहेगा तो उन्हें इस एयरक्राफ्ट में कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। लेकिन अभी जो बोइंग है उसने इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है और उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट को टेस्ट करना भी शुरू कर दिया है, जो कि इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। इसके साथ ही राफेल एयरक्राफ्ट में हमें मीटियोर मिसाइल जैसी एक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल की एडवांटेज भी मिल जाती है। दोनों एयरक्राफ्ट की ही अपनी अपनी खूबियां हैं और अपनी अपनी कमियां हैं, लेकिन इन दोनों एयरक्राफ्ट में से अगर हमें कोई एक एयरक्राफ्ट चुनना हो तो हम राफेल एयरक्राफ्ट को चुनेंगे। वो इसलिए है कि क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है कि जो अपनी सभी कैपेबिलिटीज़ में इतना ज़्यादा बैलेंस्ड हो। जो राफेल एयरक्राफ्ट है वो अभी शायद कैरियर से ऑपरेट किए जाने वाला सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड सॉल्यूशन है। ये हर तरह के रोल को कर सकता है। इसे अगर कोई भी रोल दे दिया जाए तो वो उसी रोल को भी बहुत आसानी से कर पाएगा। इसके साथ ही अगर हम एयर टू एयर कॉम्बैट के मामले में बात करें तो इसकी जो MBDA मीटियोर मिसाइल है उसे अमेरिकन एयरक्राफ्ट के मुकाबले में ज़्यादा एडवांटेज है। अमेरिका के पास भी AMRAAM मिसाइल का भी एक नया वेरिएंट है, लेकिन फिर भी अभी जो MBDA मीटियोर मिसाइल है वो ज़्यादा प्रूवन मिसाइल है और ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी के साथ आती है। इसके साथ ही अगर राफेल के पास MBDA मीटियोर मिसाइल ना भी हो तो फिर भी उसके पास लॉन्ग रेंज कॉम्बैट में ज़्यादा एडवांटेज है। वो इसलिए है क्योंकि ये ज़्यादा फास्टर है, यानी कि ये ज़्यादा तेज़ उड़ सकता है और ये ज़्यादा अच्छी तरह क्लाइंब कर सकता है, यानी कि ये ज़्यादा स्पीड से ऊंचाई तक जा सकता है। अगर हम एयर कॉम्बैट की बात करें तो उसमें स्पीड प्लस एल्टीट्यूड ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और इन दोनों मामलों में ही राफेल एयरक्राफ्ट को ज़्यादा एडवांटेज है। और इन्हीं एडवांटेज के साथ राफेल एयरक्राफ्ट एक ज़्यादा बेहतर लॉन्ग रेंज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बन जाता है। अगर इन दोनों एयरक्राफ्ट के सेंसर्स के बारे में बात करें तो दोनों एयरक्राफ्ट के सेंसर्स और रडार्स ज़्यादा तौर पर कंपैरेबल ही हैं। दोनों एयरक्राफ्ट में ही ज़्यादा लॉन्ग रेंज AESA रडार मिल जाते हैं और उसके साथ ही दोनों एयरक्राफ्ट में ही इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी मिल जाते हैं। अमेरिका के F-18 एयरक्राफ्ट को देखकर लगता है कि ये ज़्यादा तौर पर ग्राउंड अटैक रोल को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन जो इसका जो सुपर हॉर्नेट वेरिएंट है उसे एक एक्सेप्टेबल एयर सिक्योरिटी फाइटर समझा जा सकता है, लेकिन जो फिर भी राफेल एयरक्राफ्ट के जैसे ही बैलेंस्ड नहीं है। राफेल एयरक्राफ्ट फ्रांस का एक इकलौता फ्रंट लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसमें उन्होंने कोई भी कमी की गुंजाइश नहीं रखी है। इसीलिए अगर हम इसकी कुछ कमियों को नज़रअंदाज कर दें तो ये राफेल एयरक्राफ्ट सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट को बिल्कुल हरा देता है। ये उससे ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा एजाइल है और ज़्यादा पावरफुल है और ये सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट को आसानी से हैंडल भी कर सकता है। इसीलिए अगर हम सिर्फ कॉस्ट के फैक्टर को छोड़ दें तो कंपैरिजन के मामले में राफेल एयरक्राफ्ट सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट से ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।